सूत्र सबसे पहले आपको याद रखना है। बल का सूत्र क्या हो गया? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है। फिर इसके बाद अब बल की जो इकाई है, तो बल की जो इकाई है कल मैंने आपको बताई थी कि दो पद्धतियां हैं बल की इकाई इसके अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो एमकेएस पद्धति में, तो एमकेएस पद्धति में यानी बल की जो बड़ी इकाई है वो न्यूटन है। ठीक है, ये क्या है? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में इसकी जो इकाई है, छोटी इकाई है, आप ऐसे याद रख लेना, वो डाइन है। बस ये अपने को याद रखनी है आप। बस एक लिमिटेड ही बातें अपने को उसमें दिमाग में रखनी होती है। ज़्यादा अपने को उसके फिजिक्स के जो भौतिक राशि वाले टॉपिक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इजीली समझ में नहीं आते, बड़ा इनमें डीप मसला होता है 12वीं लेवल तक में। इनको अपने को ज़्यादा खींचना भी नहीं है, आपसे होगा भी नहीं। आरएस लेवल तक का भी होता है, उसमें भी बस ये ऊपरी ही फिजिक्स की बातें पढ़ाई जाती है और ऊपरी क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई डीप क्वेश्चन आ गया तो फिर वो जनरली वो किसी से नहीं होगा, तो किसी से नहीं होगा तो भी अपना कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर कोई डीप क्वेश्चन वैसे नहीं देते हैं, आता नहीं है आपको, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान इंटू त्वरण जो होता है, अब देखिए अगर इसके वैसे व्युत्पन्न आपको ध्यान रखना आनी चाहिए। कई बार ऐसी इकाई में पूछ लेते हैं, द्रव्यमान की इकाई है केजी, फिर त्वरण क्या है? अब देखिए अगर एमके से पद्धति है मीटर किलोग्राम सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मीटर हो गया। ठीक है, और सेकंड क्या बताया था मैंने? इनवर्स। तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, इस चीज को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। अगर आपने यहाँ इस इकाइयों को मीटर में ले लिया, किलोग्राम में ले लिया, और अगर आपने यहाँ इस चीज को ग्राम में लिया, द्रव्यमान को, इसको सेंटीमीटर में लिया, और समय तो सेकंड में ही रहेगा दोनों में ही, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये क्या होगी? ये डाइन होगी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। बाकी दो नाम याद रखना, न्यूटन और डाइन। इनके आमतौर पे इकाइयां भी पूछी जाती है कि एमकेएस पद्धति में क्या होगी, सीजीएस पद्धति में क्या होगी। अब बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संपर्क बल, यानी कि किसी चीज पे बल लगाने के लिए उन चीजों का संपर्क में आना बहुत जरूरी है। तो इस संपर्क में आने के लिए जैसे घर्षण बल है। अब घर्षण बल क्या होता है? तो ध्यान रखना, जब हम चलते हैं तो चलने पर जो हमारे गति की दिशा है, उस गति की दिशा के विरुद्ध एक बल लगता है, जो दो सतहों के बीच में लगता है। जैसे हमारा पैर का पंजा एक सतह होगी और जमीन एक दूसरी सतह होगी। तो जब आप चलते हो तो चलने पर ये क्या होता है? विपरीत दिशा में लगता है। इस वजह से जब हम चलते हैं तो हमारा पैर सीधा स्लिप नहीं होता। जो सतह होती है, अगर उस सतह में घर्षण ज्यादा होता है तो क्या होता है? वो सीधा ही हमारा पैर स्लिप नहीं होता। और वरना जो चिकनी सतह होती है, जिसका घर्षण क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। तो चिकनी सतहों का घर्षण कम होता है, तो उस पर हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ घर्षण, यानी अब पैर ये है, हमारा पैर आगे जा रहा है, तो आगे जाने से रोक रहे कौन है? रोक रहा है घर्षण बल। कि घर्षण बल इस पैर को आगे नहीं जाना। अब यही सतह अगर चिकनी हो, तेल लगा हुआ इस पे, बहुत ज्यादा फिसल नहीं हो, तो फिसलनी सतह क्या होगी? उसका घर्षण कम होगा। तो आप जैसे ही आपका पैर गिरेगा, वहाँ घर्षण कम है और आपके पैर का बल क्या है? ज्यादा है, तो आपका पैर फिसल जाएगा, यानी आप फिसलते हुए चले जाएंगे। तो ये घर्षण बल के लिए क्या होना चाहिए कि अब ये घर्षण बल लगने के लिए दो सतह का संपर्क होना जरूरी है। इसी तरह पेशीय बल है, जो हम मांसपेशियों से जोर लगाते हैं, किसी चीज को धक्का लगाते हैं या फिर किसी चीज को रोकते हैं, तो ये जो बल है, ये वाला बल क्या कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है। ये भी क्या है? आप किसी को रोकोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इशारे से नहीं रोक सकते, उसको क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए उसके संपर्क में आना पड़ेगा। तो ये जो संपर्क में आने पर जो है, ये जो बल है, ये क्या कहलाते हैं? संपर्क बल कहलाते हैं। दूसरा है असंपर्क बल।
असंपर्क बल के लिए आपको उसके कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं होती। जैसे चुंबकीय बल है, तो चुंबक है, वो चुंबकीय बल ध्यान रखना उससे। अब इस बात को आप थोड़ा सा समझ लेना। जैसे दो चुंबक है, उन चुंबक का आपने एक हिस्सा नॉर्थ और उसके सामने दूसरी चुंबक का भी नॉर्थ रख दिया, तो अब इनके बीच चुंबकीय बल लगेगा, जिसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल। जो समान जो ध्रुव होते हैं, जो समान पोल होते हैं, उनके बीच में जो बल लगता है वो कैसा होता है? प्रतिकर्षण बल। तो ये चुंबक एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो बिना टच हुए ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो इसके लिए, इस बल के लिए जो प्रतिकर्षण बल है, इसके लिए संपर्क में आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप इनके पास चुंबक का एस सिरा लाएंगे तो ये दोनों चिपक जाएंगे। अब ध्यान रखना, ये चिपक तो गए संपर्क में, हालांकि ये आ गए, लेकिन क्यों आए? क्योंकि आकर्षण बल पहले लग गया, संपर्क में आने के बाद बल नहीं लग रहा। हालांकि संपर्क में आने के बाद बल इनको जोड़े रख रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये संपर्क में क्यों आए, चिपके क्यों? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल लगा, तो ये संपर्क बल नहीं है। इसी तरह आप इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई बल लगा के कोई काम करते हो, विद्युत धारा से कोई कार्य, जो विद्युत बल है, वो विद्युत बल से जो कार्य किया जाता है, तो ये है संपर्क बल है। बस आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं। अब उसके बाद बलों के प्रकार में जो अगला आता है वो है अभिकेंद्रीय बल। अब ये होता क्या है, बस अपने को इनकी बातें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये होता क्या है। अभिकेंद्रीय बल के साथ साथ दोनों बल, दो तरह के बल होते हैं, ये दोनों एक साथ ही समझे जाते हैं। जैसे अपकेंद्रीय बल, एक होता है विकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। अब ये बल कब लगता है? तो आप किसी वस्तु को पकड़ के, जैसे हमने रस्सी से, एक धागे से पत्थर बांध लिया, या रस्सी में पत्थर बांध लिया, रस्सी में बाल्टी बांध ली, और अब हम उस बाल्टी को या उस पत्थर को घुमाएंगे, तो घुमाने पर ध्यान रखना कि क्या होगा। तो घुमाने पर ये वस्तु है, इस वस्तु का ये केंद्र है, ये मान लीजिए ये रस्सी है, इस रस्सी से हमने मान लीजिए एक बाल्टी को बांध रखा है, और ये बाल्टी पानी से भरी हुई भी है। अब आप इसको घुमा रहे हो, तो घुमा रहे हो, इस घुमाने की कंडीशन में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर पानी है, बाल्टी भले भरी हुई है, लेकिन एक निश्चित स्पीड से आप घुमा रहे हो, जो कि अभिकेंद्रीय बल के लिए जरूरी है, तब आप देखेंगे कि इस बाल्टी में से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती, चाहे आप बाल्टी को तिरछा भी क्यों ना कर दें इस तरह से। तो ध्यान रखना, अब ये जो हमने हाथों से मान लीजिए यहाँ पे पकड़ रखा है, तो हमारे हाथ क्या हो गए? केंद्र हो गए। तो किसी वस्तु को गोल गोल अगर आप घुमाते हो, जैसे कि ये गोल गोल घुमा रहे हो, ये कोई वस्तु है, इस गोल गोल घुमाने पर ये एक वृत्ताकार गति होगी। इस वृत्त का जो केंद्र होता है, इस केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उसको क्या कहते हैं? यानी किसी वस्तु की गोल गति, गोलीय गति या फिर वृत्ताकार गति में जो वस्तु के केंद्र की तरफ, जो वस्तु का, यानी रस्सी आपने पकड़ रखी है ना, आपके हाथ, वो हाथ की तरफ जो बल लगता है वो क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है। फिर दूसरा जो बल लगता है वो केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है। एक बल और लगता है, अभी गति कर रहे हैं तो दो बल एक साथ लग रहे हैं, एक केंद्र की तरफ लग रहा है और एक किसकी तरफ लग रहा है? एक केंद्र के विपरीत दिशा में, जो अपोजिट है, जो सेंटर है उसके अपोजिट दिशा में लग रहा है। ये बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल है। तो कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार पथ में गति करती है, तो गति करने पर, उसको घुमाने पर उसके केंद्र के विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और ध्यान रखना, इस अपकेंद्रीय बल के कारण ही क्या होता है, ये पानी गिरता नहीं है बिल्कुल। उसका कारण है कि
कि ये अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल वहां क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब देखिए ये क्यों जरूरी है, आप अगर धागे को घुमा रहे हैं और घुमाने पर अगर आपने उस धागे को छोड़ दिया तो क्या होगा, वो स्पीड से जाएगा, तो वो स्पीड से किस बल की तरफ जाता है, क्योंकि आपने छोड़ दिया तो अभिकेंद्रीय बल 0 हो गया। पहले तो बराबर था, जो उसको हिलने नहीं दे रहा था, वो उसी हिसाब से गति कर रहा था, तो अभिकेंद्रीय बल 0 हो गया, तो अब अपकेंद्रीय बल उसको दूर तक ले जाएगा। और ये दोनों ही बल, या खास तौर से अपकेंद्रीय बल कम या ज्यादा कब होगा, किस हिसाब से होगा, कि आप जितना तेज घुमाओगे उतना ये इस अपकेंद्रीय बल के वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना तेज घुमाओगे उतने दूर तक हो जाएगा, ये बल उसको उतनी दूर तक ले जाएगा। इस बल के कारण क्या होता है कि इस बल के कारण कोई भी वस्तु, ये जो पानी है, अगर आप बाल्टी लेके इसको घुमाओगे रस्सी को, तो पानी बिल्कुल भी नहीं गिरता। वो नहीं गिरने का कारण कौन है, अपकेंद्रीय बल। ध्यान रखना, अगर अपकेंद्रीय बल नहीं होता तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ये सारा पानी 1 सेकंड में क्या हो जाता, गिर जाता। लेकिन क्योंकि अपकेंद्रीय बल हमेशा क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल के क्या होता है, विपरीत होता है, बराबर होता है। ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। दोनों की मात्राएं क्या होती है, परिमाण जो उसको कहते हैं, वो परिमाण समान होते हैं दोनों बलों का। ये इनकी खास बात है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों एक साथ लगेंगे, और एक साथ लगने के साथ साथ इनके परिमाण क्या होंगे, समान होंगे एक नेचुरल कंडीशन में। और दिशा क्या होगी इनकी, दिशा हमेशा क्या होगी, विपरीत होती है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि बल की यहाँ कुल वैल्यू अगर आपको पूछे, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल की कुल वैल्यू है वो कितनी होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है, मान लो 1 प्लस के 10 न्यूटन है, तो 1 माइनस के क्या होगा, 10 न्यूटन। तो ओवरऑल अगर आपको पूछे इस कंडीशन में कितना बल लग रहा है, तो आप 0 कहेंगे इसको। ठीक है, हाँ, अगर आपने एक बल हटा दिया तो फिर दूसरा बल क्या हो जाएगा, उस अपनी दिशा में ले जाएगा। तो ये ध्यान रखना, बल भी एक सदिश राशि है, इसको आप इस उदाहरण से यहाँ समझ सकते हैं। अब उसके बाद में आगे जो है, अब आगे आता है घर्षण बल। तो घर्षण बल की हमने बात कर ली वैसे तो ध्यान रखना भाई, घर्षण बल जो है, इस घर्षण बल के कारण ही हम गति कर सकते हैं। जो खुरदुरे फर्श होते हैं, आपने देखा होगा रेत में ऊपर खाड़ जगह पे इनमें चलना कठिन होता है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। उसका कारण क्या है, इनका घर्षण ज्यादा होता है। और जो एक समतल चिकना फर्श होता है, चिकने से मतलब इतना भी चिकना नहीं कि फिसल जाए, लेकिन एक जो नॉर्मल जैसे सड़क होती है, उस सड़क पर जो है वो क्या होता है, घर्षण कम होता है, इसलिए चलना आसान होता है। ठीक है, अब हमारे चलने के लिए जरूरी है कि उस सतह का घर्षण ना तो बहुत ज्यादा हो। अगर बहुत ज्यादा होगा तो हमें चलने में बड़ी समस्या आएगी। जैसे कीचड़ में, अगर हम मतलब कीचड़ से मतलब दलदल है, कीचड़ में तो फिसल भी सकता है, लेकिन दलदल है उसमें चलना हो, रेत के अंदर चलना हो, रेगिस्तान, तो इन जगहों के घर्षण ज्यादा होते हैं, चलने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर फर्श चिकना है तो आप फिसल जाओगे, जरा सा पैर रखोगे आगे की तरफ फिसलते हुए चले जाओगे, क्योंकि उसका घर्षण कम है। अब यहाँ ध्यान रखना कि इस घर्षण के बहुत सारे नुकसानात है। ये तो फायदा बता दिया कि ये हमारी गति में मदद करता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी है। कि जब कोई मशीन चलती है, बिजली से चल रही है, ये जो पंखा चल रहा है, इस पंखे के चलने से क्या हो रहा है कि इसके सतहों के बीच में जो घर्षण लग रहा है, इस घर्षण की वजह से इस पंखा जितनी स्पीड से चल रहा है उतनी स्पीड से नहीं चल पा रहा। या आप ऐसे समझ लो कि जितनी इसको बिजली मिल रही है उतनी स्पीड से ये चल नहीं पा रहा। तो इस केस में
कुछ बिजली घर्षण के कारण वेस्ट हो रही है। इसी तरह से जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय जब पेडल मारते हैं, जो पहिया चलता है, तो पहिए की जो धुरी होती है, वो धुरियां आपस में जब टकराती है तो उनकी टकराहट की वजह से भी घर्षण होता है। तो घर्षण की वजह से स्पीड उतनी ज्यादा नहीं रह पाती जितना हम बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करते हैं, इस सतह को घर्षण को कम करने के लिए मशीन में तेल देते हैं। तो ये मशीनों में तेल क्यों दिया जाता है? मशीनों में तेल दिया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण बल को कम करने के लिए। और एक बात ध्यान रखना, इन तेलों को बोलते हैं शुष्क स्नेह, ग्रीस देते हैं कुछ जगह पर। अब जैसे पहिए के बीचों बीच है वो जो धुरी है, उस धुरी में तेल तो भरा रह नहीं सकता, तेल तो 1 मिनट के अंदर सारा बह जाएगा अगर आप उसको भरेंगे। तो जनरली उसकी धुरी के अंदर ग्रीस भरा जाता है ताकि वो सतह चिकनी रहे और घर्षण का वैल्यू कम से कम हो जाए। तो ग्रीस को ध्यान रखना, शुष्क स्नेहक कहते हैं इंग्लिश में लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट्स या शुष्क स्नेहक क्यों दिए जाते हैं? ये लुब्रिकेंट्स जो है घर्षण बल को कम करने के लिए। तो इस घर्षण के कारण मशीनों की दक्षताएं कम हो जाती है। ज्यादा घर्षण होता है तो ये पंखे वगैरह कोई भी आइटम है ये गर्म होने लग जाते हैं। ये जो गर्म होते हैं इसकी वजह है घर्षण, और ये गर्म होने की वजह से कई बार मशीनों के जो नाजुक पुर्जे होते हैं वो इस गर्मी से क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है इस घर्षण के कारण। अब ये घर्षण 3 प्रकार का होता है। पहला स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक से मतलब क्या है कि भाई सीधी साधी कोई गति कर रहा है, जैसे कि हम चल रहे हैं और उसके ऊपर जो घर्षण लगता है वो है। ठीक है। दूसरा एक घर्षण होता है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में क्या होता है, तो ध्यान रखना, अब सांप है ना, सांप अगर सीधा सीधा चलेगा, आपको पता है सांप ऐसे लहरा के चलता है ऐसे, तो ये लहरा के चलने का क्या लॉजिक है, ये घर्षण को कम करने के लिए। अब अगर वो सीधा सीधा चलेगा ना, आप भी अगर लेटे लेटे गति करें और एक सीधा सीधा चलने की कोशिश करेंगे तो घर्षण बहुत ज़्यादा लगेगा और आपकी गति कम हो जाएगी। और एक आप जो है अगर ऐसे सांप की तरह मूवमेंट करेंगे तो आपकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी घिसट के चलने में। ठीक है ना। और इसमें आप इस चीज़ को बिल्कुल फील कर सकते हैं कि अगर ऐसे थोड़ी चलोगे तो यहाँ स्क्रैच वगैरह लग जाएंगे आपके उस घर्षण की वजह से, सीधा सीधा चलने की कोशिश करोगे। और अगर लहरा के चलोगे तो फिर क्या होगा कि घर्षण थोड़ा क्या होगा, सर्पी घर्षण की वैल्यू यहाँ मतलब कहने का कम हो जाएगी। और एक होता है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण में क्या है कि अगर और भी है तो लुढ़कते हुए जाओ, अगर तो और भी घर्षण जो है वो कम। ये पहिए का आविष्कार हुआ है ना, ये पहिए का आविष्कार इस लोटनी घर्षण का उदाहरण है। जैसे कि अब यहाँ पर अगर उस वस्तु को, जैसे अभी ये सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, तो यहाँ इनके पास एक इतना बड़ा वो लोहे का एक मशीनरी है, जैसे इस तरह से इस एंगल की तरह से है, वो बहुत ज़्यादा भारी है। तो अब वो उसको अगर आप देखोगे कि उन्होंने बहुत सारे लोहे के ऐसे सरिये हैं गोल गोल, वो रख रखे हैं, तो वो जब उसको खींचते हैं तो उस लोहे के सरियों पे रख के और उनको लुढ़काते हुए उसको ले जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ये पहिया है ना, पहियों पे किसी वस्तु को धोया जाता है। हालांकि आज तो हमने मोटर गाड़ियाँ हो गई जो मशीन से चलने लग गई, लेकिन एक ये होता है कि वो उसको घीस के ले जाता है, जिसको कहते हैं घसीट के, तब घर्षण बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर वो लुढ़का के ले जाता है पहियों पे, तो भार वही है। जैसे एक बोरी है 1 क्विंटल की, आप उस 1 क्विंटल की बोरी को घसीटते हुए ले जाएंगे, हालांकि वो फट भी जाएगी घर्षण की वजह से, लेकिन चलो मान लो नहीं फटे, तो आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ घर्षण की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसी बोरी को आप
किसी पहिए पे ले जाएं, किसी गाड़े पे खींच के ले जाएं, तो उस कंडीशन में घर्षण क्या हो जाएगा, तो लौटनी घर्षण सबसे क्या होता है, कम होता है। तो ये 3 प्रकार के सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण है। और उसके बाद में आगे जो है सबसे कम वैल्यू घर्षण की किस पे लगती है, लौटनी घर्षण होता है, जो लुढ़कने वाली वस्तु के ऊपर लगता है। इसी तरीके से एक है गुरुत्वाकर्षण बल, आपको पता ही है। अब ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है सारी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। हालांकि ये टर्म्स आमतौर पर पृथ्वी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबके अंदर होता है। कि जैसे एक इसमें प्रश्न बनता है कॉमन, कि एक गेंद को आप ऊपर उछालेंगे तो गेंद पृथ्वी पे क्यों गिरती है, पृथ्वी उस गेंद पर क्यों नहीं गिरती। तो ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन फोर्स है वो डिपेंड करता है उसके वजन पे। आप समझ लें द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है कि द्रव्यमान किसका ज्यादा है, वो कम द्रव्यमान वाली वस्तु को अपनी तरफ क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेगी। तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जनरली ये टर्म्स पृथ्वी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स। इसमें क्वेश्चन आने वाली एक चीज और होती है, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है इसको कैलकुलेट करने के लिए जो त्वरण है वो त्वरण कौन सा होता है, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण इसलिए होता है कि वस्तु की एक मुक्त गति होती है। आप किसी वस्तु को स्वतंत्र गति होती है, ऊपर से नीचे गिराओ उस गति में, और स्थिति की जो 3 स्थितियां मैंने बताई, ये वाली घर्षण वाली, इस स्थिति में फर्क होता है। तो ध्यान रखना गुरुत्वीय त्वरण हर वस्तु का फिक्स है, और वो कितना है आपको उसकी वैल्यू याद रखनी है, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है। कई बार ये 9.8 को कुछ ऑप्शन में लगभग कितना दे देते हैं, 10 दे देते हैं, लेकिन प्योर जो इसकी वैल्यू है वो 9.8 है। ये आपको बस इसमें ध्यान रखना है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। अब इसके बाद आपको पता है कि पृथ्वी पर एक रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या मतलब है, कहाँ है वो पृथ्वी के सेंटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर कम होगा। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, भूमध्य रेखा है ना, जो पृथ्वी के बीचों बीच वाली जो लाइन है, बीचों बीच वाला हिस्सा है वहां कम है। और जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए अब इसके आपको पता है एक नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और एक क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा पर तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कम है। और अगर आप जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगोगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये बात आपको बस ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इस गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो रॉकेट है वो सीधा इस तरह से गति करता है, और ये गति करता है तो ये गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल क्या है कि विपरीत दिशा में गति करता है। और गति करते करते ये क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण की जो रेंज है पृथ्वी की, उस रेंज से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाद में क्या है, बाद में वो रॉकेट जाके रुक भी जाएगा, यानी उसमें पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अपनी भाषा में बात करें तो अगर हम ईंधन उसमें खत्म हो गया, तब वे पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाएंगे, वो उसकी रेंज में से बाहर निकल जाएगा। तो रेंज में से बाहर निकलने के लिए किसी भी वस्तु के लिए एक खास वेग होना चाहिए।
गुरुत्वाकर्षण बल के रेंज से निकलने के लिए या गुरुत्वीय त्वरण की रेंज से निकलने के लिए कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जो गति करती है, उस गति को करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एक खास वेग होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वेग कहते हैं। यानी आपको गुरुत्वाकर्षण को हराने के लिए कि वो आपको अपनी तरफ नहीं खींच पाए, इसके लिए आपका वेग किसके बराबर होना चाहिए, फ्लाइंग वेग के बराबर होना चाहिए। और जनरली ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की गति करती है, ठीक है ना। तो ये फ्लाइंग वेग क्या है, किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ अगर गति करनी है तो उसका वेग कितना होना चाहिए, हमेशा इतना रहना चाहिए। जैसे आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो मान लो वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, तब तो उसका वेग इतना हो जाता है, लेकिन बस जैसे इसका वेग इससे कम हुआ, पृथ्वी इसको वापस अपनी तरफ क्या कर लेगी, खींच लेगी। तो ये क्रम याद रखना फ्लाइंग वेग का। उसके बाद में स्थिर विद्युत बल है। तो स्थिर विद्युत बल का मैंने आपको बता दिया कि जो विद्युत धारा के द्वारा बल लगाया जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आकर्षण बल। इसमें क्या होगा कि अगर एक चीज पॉजिटिव है और दूसरी चीज, अब विद्युत बल क्या है, विद्युत क्या है, एक आवेश है, और आवेश कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब अगर दो आवेश है और वो विपरीत आवेशित है, तो विपरीत आवेशित जो आवेश है उनमें हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। नेगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है, या पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, आकर्षित करता है। और दूसरा जो विद्युत बल होता है वो क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण किसके बीच में होता है, पॉजिटिव को, और नेगेटिव को प्रतिकर्षित करता है। तो ये दो तरह के बल होते हैं। चुंबक के बारे में हमने बात कर ली, वहां पे भी यही बात है। वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह क्या होगा, पोल होंगे। तो जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, दक्षिण ध्रुव है तो दक्षिण ध्रुव को। और विपरीत पोल होंगे, उत्तर और दक्षिण, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ये बल के बारे में कुछ बस मेन बातें हैं। तो जो इसमें याद रखने लायक है आप उसको बस अंडरलाइन कर लेना। इससे ज़्यादा अपने को याद करने के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। ये जो 7-8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन होगी, बस उन्हीं को अपने को पढ़ना है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है।